नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट से ईडी पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों का अर्थक्वेक का सेकंड जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सबसे पहले उसे देखें। तो बात करते हैं अर्थक्वेक परफॉर्मेंस। अर्थक्वेक परफॉर्मेंस की हिंदी होती है भूकंप क्षमता। जो भूकंप आती है उसकी क्षमता क्या होती है। तो भाई भूकंप की क्षमता से तो भाई आप नाम लेते ही डर जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारत, पार्क, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, हवाई रेलवे जो होते हैं सभी क्या होती है, ध्वस्त हो जाती हैं। ये अर्थक्वेक की क्षमता है, परफॉर्मेंस है। इसकी कुछ पॉइंट है। अर्थक्वेक इफेक्ट हैजर्डस। जो अर्थक्वेक का प्रभाव होता है जो एक खतरनाक साबित होते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो आते हैं, पहला है ग्राउंड शेकिंग, दूसरा है ग्राउंड फेल्यूअर, ग्राउंड अपलिफ्ट और शिकिंग, लिक्विफेक्शन, लैंडस्लाइड, सुनामी और फायर। तो फर्स्ट बात करते हैं ग्राउंड शेकिंग, यानी जमीन का हिलना डुलना। तो जमीन का हिलना डुलना कैसे होता है, जैसे मानिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, कहीं पे इसका सेंटर होगा ही, फोकस होगा ना यहाँ पे, जहाँ से हमारी क्या होगी, भूकंप उत्पन्न होगी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमारी विकृत ऊर्जा होती है। क्या होता है, यहाँ पे हमारी विकृत ऊर्जा होती है। जब वो ऊर्जाएं ऊपर आती है, जब उसका उत्सर्जन होता है, भ्रंश तल कमजोर होती है, जब ऊर्जाएं निकलती है, माने ये जो ऊर्जा है जब निकलती है तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेटें होती है। टेक्टोनिक प्लेटों के रास्ते जब निकलती है तो क्या होती है, उस पर ये वाइब्रेट उत्पन्न करती है। जब ये वाइब्रेट उत्पन्न करती है तो यही तरंग के रूप में जब ऊपर आती है तो इसका क्रस्ट पृष्ठ होता है, जो ऊपरी भूपटल होती है, तो वो हिलने डुलने लगती है भूमि। तो ये हमारा ग्राउंड शेकिंग रहा। दूसरा है ग्राउंड फेल्यूअर। जो ग्राउंड फेल्यूअर है, जब यहाँ से फिर से इस पॉइंट से जब हमारी तरंगे निकली, जो विकृत ऊर्जा थी यहाँ से वो निकली ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर में विस्कस नॉन विस्कस फ्लो है, नॉन विस्कस फ्लूइड है। उस नॉन विस्कस फ्लूइड पे हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती है। जब आपस में टकराती रहती है तो ये यहाँ से विकृत ऊर्जाएं निकली, तो ये क्या होती है, इसको मानिए टेक्टोनिक प्लेट है, आपस में टकरा रही, तो इसको क्या कर दी, इसके भ्रंश तल जहाँ कमजोर पड़े उसे फाड़ दी। जब उसे फाड़ेगी तो इसका संपर्क सीधे लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर सीधे भूपटल से है, तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी थोड़ा फट जाएगी, तो वही हमारी ग्राउंड फेल्यूर हो जाएगी। थर्ड है हमारी ग्राउंड अपलिफ्ट और शिकिंग। बात वही है, इसमें जो भी है आपकी वह संचित ऊर्जा, जो विकृत ऊर्जा है, और क्या है, एक पॉइंट तरंग है, बस वही। भाई विकृत ऊर्जा निकलेगी, तरंग उत्पन्न होगा तो तबाही मचाएगा, वही बात है इसमें। यहाँ से जब विकृत ऊर्जा निकली तो फिर ये टेक्टोनिक प्लेटों से टकराई, तो यहाँ से तरंग उत्पन्न हुए। चूंकि अपलिफ्ट और सिंकिंग की बात है तो क्या है, एक टेक्टोनिक प्लेटें आपस में भी तो टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो कभी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। जब ऊपर चढ़ेंगे तो अपलिफ्ट होगा, और जब नीचे दबेंगे तो हमारी सिंकिंग होगी, यानी भूमि का उठान और दबाव, ये हो गया। अब बात करते हैं लिक्विफेक्शन। बात ये आती है कि जब हमारी ये जो इसमें टेक्टोनिक प्लेट, विकृत ऊर्जा और तरंग, तीन चीजें हैं, उसमें कहानी बना दीजिए। तो क्या बात है, जब हमारी ये टेक्टोनिक प्लेटें लिथोस्फीयर में विस्कस फ्लो में जब रहती है तो क्या होता है, इनके बीच में कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ की जो लिक्विड होती है, जो नॉन विस्कस फ्लूइड होती है, वहीं पे रुक जाती है और इनके छिद्र को बंद कर देती है, और ये पूरी होल सैचुरेटेड हो जाती है, पूर्ण संतृप्त हो जाती है। जब पूर्ण संतृप्त हो जाती है तो इनका कोई मार्ग नहीं मिलता है उनके द्रव को निकलने के लिए। तो क्या होता है कि जो ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, चूंकि आपकी कठोर भूमि से ही, मिट्टी से ही बनी है, या आपकी सैंड से बनी है, सैंड भी मिट्टी होता है, सॉइल ही होती है, तो क्या होती है, उन सॉइल के कण को, पार्टिकल को, फुल सैचुरेटेड है ना, तो उसको लूज करने लगती है, यानी झरने लगता है। ये टेक्टोनिक प्लेटें झरने लगती है। जब यही झरने लगती है तो एक लिक्विड का फॉर्म हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं लिक्विफेक्शन, द्रवीकरण। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लैंडस्लाइड।
जब ऊपरी क्रस्ट होती है, जो हमारी भूपटल होती है, उस पे बड़े बड़े पहाड़ों पे गए होंगे। एक बार मैं कहाँ गया था याद नहीं आ रहा है, बट हम भी गए थे हरिद्वार गए थे। तो वहाँ पे माता का मंदिर है, तो वहाँ पे पहाड़ वहाड़ कुछ बने, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ पहाड़ है। तो क्या होता है कि जब भूकंप क्रस्ट, जो ऊपरी क्रस्ट है, जब ये मूव करती है, जब हिलती है, भूकंप के आने पे जब हिलती है, तो कभी कभी वहाँ के जो पत्थर होते हैं नीचे स्लाइड कर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो उसी को तो भाई लैंड स्लाइड कहते हैं, उसी को भूस्खलन कहते हैं। अब बात करते हैं सुनामी। सुनामी में क्या होता है, जब समुद्र होती है तो समुद्र का ऊपर का स्तर न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर रहता है, या गैलीलियो के जड़त्व नियम के अनुसार, जड़त्व के अनुसार वो अपने स्थिति बनाए रखता है, तो स्थिर रहता है। और नीचे की जो लेयर होती है, जो बेड लेवल होती है, उस पर क्या होता है कि जब भूकंप आती है तो उसकी ऊपरी लेयर स्लाइड होने लगती है, कंपन करने लगती है। जब कंपन करती है तो नीचे की जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो मूवेबल हो जाते हैं, गति करने लगते हैं। तो बाहर से ये लगता है कि जो तरंगे आ रही है वो, मतलब वहां से तो उत्पन्न हुई तरंगे ऊपर उछाल मारी, तो ये लगता है कि अंदर बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगी, बट ये समुद्र में कभी विनाशकारी नहीं होती है। ये किनारे पे जाके, तटों पे जाके विनाशकारी सिद्ध होती है। तो इसका जो उठान होता है वो 8 से 10 मीटर भी हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी सुनामी निकलती है भूकंप से। अब बात करते हैं आग की। आग तो हमेशा लगते हैं घरों में, लेकिन बात यह है कि जब भूकंप के समय लगेंगे, जब अर्थक्वेक के समय लगेगी, तो भैया आप तो अपनी जान बचाएंगे कि अपनी रोकड़ी बचाएंगे। पैसे पे तो कोई ध्यान नहीं देगा, पहले अपनी जान बचाएगा। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा जन धन की हानि हो जाती है, क्योंकि सभी लोग अपने जान पे लगे रहते हैं, ना कोई बिल्डिंग अपना बचाएगा, ना अपना पैसा रुपया बचाएगा। तो इसीलिए इसमें जब आग लग जाती है तो बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती है। अब आते हैं सेस्मिक इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे आपका भूकंप का क्या इफेक्ट पड़ता है, बिल्डिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें 3 है, इनर्शिया फोर्स, डिफॉर्मेशन और मिक्स्ड वाइब्रेशन। अब बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की। देखिए यहाँ पे एक हमारी बिल्डिंग बनाए हैं, उसकी ऐसे ही रफ डायग्राम। ऊपर स्लैब है, एक कॉलम लगे हुए हैं और नीचे फाउंडेशन है। जब आपकी अर्थक्वेक फोर्स लगेगी ना, तो जो फाउंडेशन होगा वो सरफेस पे ही होगा, अर्थ क्रिस्ट पे ही होगा, तो इसे मूव करेगी। और ऊपर का जो स्लैब है वो इनर्शिया फोर्स के कारण अपनी स्थिति बनाए रखेगा। जब ये अपनी स्थिति बनाए रखेगा तो ऐसा ये होगा कि फाउंडेशन तो नीचे की तरफ जा रही है, इधर जा रही है, और इनर्शिया फोर्स इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रही है। तो इस कॉलम को क्या करेगा, थोड़ा डिफॉर्म कर देगा। देखिए यहाँ पे डिफॉर्म कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर पहले इस स्थिति में थी, अब यहाँ गई, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसी विस्थापन के कारण ये डिफॉर्मेशन का आया शब्द, डिफॉर्मेशन यानी विरूपण। और इनर्शिया फोर्स के कारण इसका इफेक्ट भी आया। इनर्शिया फोर्स लगी तो अर्थक्वेक नीचे लगा, और इनर्शिया फोर्स लगी तो इसके कारण इसमें डिफॉर्मेशन आया। मिक्स्ड वाइब्रेशन जब यहाँ उत्पन्न हो रही है, तो ये नहीं है कि हमारी जो तरंगे, जो हमारी वेव उत्पन्न हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रही है जो क्रस्ट पे, ये नहीं कि केवल हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही है, हंसी आ रहा है यार, गर्मी भी हो रही है, केवल हॉरिजॉन्टल ही हो रही है, बल्कि ये वर्टिकल भी हो रही है ना। तो इसीलिए इसमें आल दिशाओं में होती है। तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो हमारी मिक्स्ड वाइब्रेशन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग बिल्डिंग डैमेज। जो हमारी भवन होती है, भवन को, इसकी हिंदी हम देख लेते हैं, भवन क्षति को प्रभावित करने वाले कारक। जो पहला है इसमें वो है साइट कंडीशन। साइट कंडीशन ये है कि उसकी स्थिति क्या है, वहाँ की वो स्थल की दशा कैसी है, यानी स्थल की दशा जहाँ हमारी बिल्डिंग बनी है वो कठोर मृदा पे बनी है या नरम मृदा पे बनी है। नरम मृदा पे बनी है तो ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगी, थोड़ा कठोर रहेगी तो चलेबुल रहेगी हमारी बिल्डिंग। दूसरा है टोपोग्राफी, स्थलकृति, वहाँ की स्थलकृति कैसी है, वहाँ के आसपास क्या पेड़ खूट है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, क्या रेलवे लाइन ट्रैक है, यानी वैसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो आपके बिल्डिंग पे इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो बिल्डिंग का आकृति बनी है किस नुमा है, अगर ईट शेप की है, ई ऐसे है या एच है, यानी कठिन स्थलकृति, कठिन आकृति में नहीं बननी चाहिए, आसान आकृति में ही इसका बिल्डिंग का आपका प्लान बनाना चाहिए, बिल्डिंग की डिजाइनिंग है वैसे ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग साइज।
जानते हैं घरों में ओपनिंग होती है, जैसे डोर हुए, विंडो हुए, वेंटिलेशन हुए, तो इतना देना तो सही है बट थोड़ा कम कम दे, और ज़्यादा जितना हो सके उतना कम ओपनिंग पॉइंट लगाए, तो हमारी जो बिल्डिंग बनेगी थोड़ा स्टेबल बनेगी। तो ये हमारी रही ओपनिंग साइड। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अगर भूकंप आई तो बिल्डिंग का कुछ आवर्तकाल भी होता है कि भाई हाँ इतना आवर्तकाल ये सह सकता है। वो किसके कारण आता है? वो डक्टिलिटी के कारण आता है, तन्यता के कारण आता है। जो हमारी बार होती है ना, जो बिल्डिंग में बार प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलम में बार प्रोवाइड करते हैं, जो स्लैब में करते हैं, वो यही डक्टिलिटी है, वही तन्य का गुण लाता है। चूंकि हमारी सीमेंट है, हमारी कंक्रीट है, हमारी सैंड यानी बालू भी है, तो क्या करती है? वो भंगुरता का गुण लाती है। अगर केवल आप भंगुर पदार्थ ला देंगे तो भैया वो तो गया। इसीलिए आपकी डक्टिलिटी उपयोग करते हैं, सरिया यूज करते हैं तन्यता के गुण को लाने के लिए। इसका नेक्स्ट है रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कोई भी कॉलम है, केवल लाइम कंक्रीट से तो बनाएंगे नहीं, केवल लाइम कंक्रीट से बनाए तो ठीक है, बट लाइम कंक्रीट नीचे डाल दें और ऊपर क्या डाल दें? सीमेंट कंक्रीट, तो क्या होगा? उसका अलग अलग मटेरियल हो गया ना, तो ये रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, एक समान रूप से ये रिजिड नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसका भी जब भी कोई भी कॉलम बनाए वो एक ही मटेरियल से नीचे से लेकर ऊपर तक रहे। हम नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन किस पे बनता है? तो आप जानते हैं किसी भी बिल्डिंग का अहम भूमिका उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है। भाई जैसा नींव लगाएंगे वैसे ही आपकी बिल्डिंग टिकी रहेगी। तो नींव बनाने के लिए सबसे पहले बात जाती है मिट्टी पे, सॉइल पे। तो वहाँ की सॉइल थोड़ा कठोर होनी चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा नर्म होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये फाउंडेशन नीचे पृथ्वी में धंस जाएगा और बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन निर्माण गुण, जो हमें उसमें निर्माण डाल रहे हैं ना, जो सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी जो डाल रहे हैं, एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए, लो ग्रेड की नहीं होनी चाहिए। तो हमारी ये रही, तो ये आ गई फैक्टर अफेक्टिंग बिल्डिंग डैमेज के अंतर्गत। अब बात करते हैं दो भूकंप यहाँ पे लिख रखे हैं, एक है अलास्का अर्थक्वेक और एक है भुज जो गुजरात में आए थे, वो आपके गणतंत्र दिवस के दिन, उसके बारे में। इन दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। लगभग 80% में ये दोनों आते हैं और ये तो सब आते ही हैं। तो बात करते हैं अलास्का अर्थक्वेक जो 27 मार्च 1964 में आया था। इसका रिक्टर पैमाने पर मान था 8.4 और उत्केंद्र अलास्का से 128 किलोमीटर दूर था इसके लिए। और इसमें कुछ हम पॉइंट बताएंगे जो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन इतना जो लिखे हैं ना इसे तो आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा चाहे वैसा दिमाग में बैठा लीजिए। एक नहीं 10 बार लिखिए बट इसे याद करिए। अब एक है भुज है, जो भुज गुजरात में पड़ता है। इसकी जो भूकंप आई थी वो 26 जनवरी 2001 में आई थी और गणतंत्र दिवस के दिन, क्योंकि 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस होगा, गणतंत्र दिवस के दिन प्रातः 8:46 पे आई थी। और यहाँ पे जो रिक्टर पैमाने थे वो 6.9 थे। अभी तक जितने भी भूकंप आए हैं उसमें सबसे खतरनाक और डेंजरस यही भूकंप थी अलास्का का, जो 8.4 थे। इसमें कुछ पॉइंट है भाई, 1-2 पॉइंट हो गए। इसके बाद आप लिखेंगे कि इसमें ज़्यादा बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, 20,000 पशु मर गए, कुछ स्टूडेंट भी चले गए, रेलवे ट्रैक फट गई, रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो गई, अच्छी अच्छी पार्कें भी ध्वस्त हो गई। तो ये 3-4 पॉइंट आप दोनों में कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप जब अर्थक्वेक यानी जो भूकंप आते हैं तो इतनी होती ही है। अब थोड़ा 2 पॉइंट और है, इसे हम रफ करते हैं। देखिए बात करते हैं इस सुनामी लहरें के बारे में, जो सुनामी वेव्स होती है इसके बारे में। जो सुनामी शब्द है ना, ये एक जापानी शब्द है। कौन सी शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस नामी होगा। सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहर। बंदरगाह पे उठने वाली लहर सुनामी होती है। अब बात ये करते हैं जो ये सुनामी लहरें होती है, ये ज्वारीय जो लहरें होती है उनसे ये भिन्न होती है और ये हमेशा सिंगल नहीं आती है, ये हमेशा एक झुंड में आती है, 5-10 मिनट के अंतराल में आती है, तभी ये बहुत विनाशकारी होती है। ये हमेशा किनारे पे नहीं उठती है, समुद्र के मध्य में उठती है और हम लोग को ये महसूस होता है कि ये समुद्र के मध्य में बहुत विनाशकारी हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तटों पे सबसे ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होती है, विनाशकारी का रौद्र रूप धारण करती है। और ये जो लहरें होती है, जो सुनामी लहरें होती है, वो मध्य में क्या होती है? मध्य में जब विक्षोभ उत्पन्न करती है, जब नीचे से निकलती है लहरें, तो वहाँ के जो जल होते हैं उसको क्या करती है? हटा देती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है, विस्थापित कर देती है, जिससे वहाँ उस पर क्या जगह मिल जाता है, वहाँ से लहरें बना लेती हैं। 8 से 10 मीटर की हाइट तक भी ये जाती है और ज़्यादा
खतरनाक सिद्ध होती है। अब बात करते हैं सुनामी मापक यंत्र, सुनामी मीटर। जो सुनामी मीटर होते हैं वो क्या कहते हैं भाई, सुनामी लहरें आएगी तो खतरनाक सिद्ध होगा, अगर वहाँ बंदरगाह पे कोई भी होगा तो जनधन की हानि हो सकती है। तो इसीलिए सुनामी आने से पहले कुछ हम यंत्र बनाते हैं, जो यंत्र बनाते हैं सुनामी का पूर्व पता लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं सुनामी मीटर। जो सुनामी मीटर में लागत लगती है वो लगभग आपकी 2.5 लाख है, 2.5 लाख डॉलर, अमेरिकी डॉलर लगता है। और इसका निर्माण समय है वो 1 मंथ में हो जाता है। इसे एक और नाम से भी बोलते हैं डर्ट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। तो इसे आप इसका फुल फॉर्म ना भी याद रखें तो इस डर्ट को याद रखें। देखिए हम जितना लिखा रहे हैं और जितना बोल रहे हैं ना, टॉनिक का नाम सुने हैं ना, टॉनिक शक्तिवर्धक, उसका काम कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना हम पढ़ाएं लिखाएं, आप क्या करें, हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, एक नोटबुक ले लें, खूब अच्छी राइटिंग में लिखें। जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, जितनी चीज़ें लिख रहे हैं, जितनी ड्राइंग बना रहे हैं, सब अच्छे से उसे लिखें और वीडियो को पोस्ट कर करके देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके आगे शेयर भी कर दीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।